प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा, अब मैं रिवीजन करवा रहा हूं, अभी हेडिंग नहीं डालना है। हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा परिरक्षण नियतांक, परिरक्षण प्रभाव पढ़ा, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव पढ़ा। परिरक्षण प्रभाव क्या था कि नाभिक, परिरक्षण प्रभाव क्या था, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आने से रोकेंगे, यही है परिरक्षण प्रभाव। क्लिक किया, ओके। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट क्या होता है ये, कि नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला परिणामी आकर्षण बल, नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला परिणामी आकर्षण बल क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका जेड इफेक्ट, यह कहलाता है आपका जेड इफेक्ट। क्या इतनी बातें हमने क्लियर कर ली थी, इतनी मोटी मोटी बातें हम समझ चुके थे। अब थोड़ा इनसे आगे बढ़ते हैं, उनको कवर करते हैं, फिर ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, प्रारूपी तत्व क्या होता है, प्रतिनिधि तत्व क्या होता है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर है बच्चों, ओके। तो अब यहां पर इतनी बातें हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे कि जेड इफेक्ट, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, परिभाषा लिख ली थी हमने, ओके। अब उसके आगे की कहानी, हेडिंग वही, अभी हेडिंग वेडिंग कुछ मत डालना, जहां अपन ने छोड़ा था ना उसी से आगे अब हम बढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे थे ना प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो हमने इसमें बोल दिया था कि नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला परिणामी आकर्षण बल कहलाता है जेड इफेक्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अब यहां से लिख लो, जेड इफेक्ट बराबर होता है बेटा जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्ट बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जहां जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, तत्व का, जिस भी तत्व की हम बात करें उसका परमाणु क्रमांक, और सिग्मा क्या है, यह है परिरक्षण नियतांक, परिरक्षण नियतांक। क्या है ये, परिरक्षण नियतांक, परिरक्षण नियतांक। तो z इफेक्ट बराबर हो जाएगा z माइनस सिग्मा। z है परमाणु क्रमांक, सिग्मा है परिरक्षण नियतांक, परिरक्षण नियतांक, परिरक्षण नियतांक। तो आई होप इतनी बातें आप अच्छे से समझ चुके हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो हमने इन सारी बातों को समझा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के अंदर हमने इन बातों को समझा। अब सर परमाणु क्रमांक Z तो हमें पता होता है कि जिस तत्व के बारे में बात कर रहा होगा उसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन सिग्मा ये क्या है, परिरक्षण नियतांक, ये कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि यार ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, ऐसे। तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, खींच रहा है। नाभिक में कितने प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक के बराबर, अर्थात Z प्रोटॉन इसको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो आकर्षण Z के बराबर होना चाहिए कि भाई प्रोटोनों के द्वारा लगाया गया आकर्षण, और प्रोटॉन Z के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आकर्षण प्रोटॉन लगा रहे हैं उतने आकर्षण बल से इसको नहीं खींचा जा रहा है, कुछ ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, अर्थात जो पूरा आकर्षण लगेगा उससे थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। और वो कम किसकी वजह से, परिरक्षण प्रभाव की वजह से। उसी को बताने के लिए हमने यहाँ पर सिग्मा यूज किया, उसी को यहाँ पर हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। तो ये था आपके पास Z माइनस सिग्मा। अब इस सिग्मा की गणना कैसे की जाती है, तो अब हेडिंग डाल लो सिग्मा की गणना, सिग्मा की गणना, स्लेटर का नियम।
स्लेटर का नियम। स्लेटर का नियम, हेडिंग डाल लो बेटा, सिग्मा की गणना, स्लेटर का नियम। अब यहां पे आपको कुछ बातें समझनी होगी कि स्लेटर का नियम क्या होता है, कैसे लगता है। देखो, अगर मैं किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का मान ज्ञात करना चाहता हूं, अगर मैं किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा का मान ज्ञात करना चाहता हूं जो या तो S कक्षक में हो या P कक्षक में हो, D और F में नहीं, या तो S में होगा या P में होगा, उन दोनों के लिए अलग सूत्र लगेगा और D और F वालों के लिए अलग सूत्र लगेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर S और P में हो तो उनके लिए अलग सूत्र लगेगा, D और F में हो तो उनके लिए अलग सूत्र लगेगा, सिंपल सा। तो सिग्मा की गणना, दो फॉर्मूले बताऊंगा। केस 1, जब इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सिग्मा की गणना करेंगे ना उसके बारे में, जब इलेक्ट्रॉन S या P कक्षक में हो तो सिग्मा का सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है लेकिन आराम से निकाल सकते हो। सिग्मा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा 0.35। ये एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक कमरा है, कमरा तो है ही सही, मान लो ये एक कक्षक है, कक्षक, ठीक है। इस कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा की गणना करना चाहता हूं, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन वो है, अब ये इन चारों से प्रतिकर्षित हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला भी मतलब इसको छोड़ के सब इसको प्रतिकर्षित करेंगे, और एक का प्रतिकर्षण है 0.35, तो इसका भी 0.35, इसका भी 0.35, इसका भी 0.35, इसका भी 0.35, मतलब सब इस पर इतना प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो क्या करूंगा, 0.35 इंटू, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 5। 5 में से एक को छोड़ करके बाकी सब उसको प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि एक तो खुद ही है ना। तो 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इंग्लिश में लिख ले बेटा, इन nth, यार रुक जाओ ना, 0.35 इंटू nवे कोश में इलेक्ट्रॉन -1। nवे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? माइनस में 1 कर दो, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो वो खुद ही रहेगा ना। प्लस 0.85 उसके जस्ट अंदर वाले कोश की अगर मैं बात करूं तो सब प्रतिकर्षित करेंगे, अंदर वाले तो सब बल लगाएंगे। तो 0.85 इंटू n-1वे कोश के इलेक्ट्रॉन, ये सब 0.85 से गुणा होंगे, प्लस ये क्लियर हो गया, ठीक है। और 1 इंटू फिर n-1वे के अलावा बाकी अंदर को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उनकी संख्या लिखनी है यहाँ पर। यहां से इस छोटे से सूत्र से हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे फॉर्मूला छोटा ही है, जिस कोश में वो है उसको गुणा करना है 0.35 से इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जिस कोश में वो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है 0.35, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ करके बाकी उनकी संख्या से गुणा कर दो, प्लस अंदर वाले कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबका प्रतिकर्षण होता है बेटा 0.85, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा कर दो, और फिर आंतरिक कोश, उसके अंदर वाले कोशों के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप सिग्मा की गणना कर सकते हो।
एक बार ये लिख लो, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, फील आ जाएगा और समझ जाओगे। हाँ जी, और सिग्मा आ गया तो सिग्मा को यहां रख देंगे, तो जेड परमाणु क्रमांक है इसे, उसमें से घटा करके अपन जेड इफेक्ट का मान ज्ञात कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया ये। अब यहां पे क्वेश्चन कर लेते हैं क्या। हाँ जी, जैसे कि उदाहरण, कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट का मान ज्ञात करें। तो जरा देखो ध्यान से, जिस भी परमाणु का आप जेड इफेक्ट ज्ञात करना चाहते हो, पहला काम, सबसे पहला काम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा। देखो ध्यान से, 1s कक्षक, ये ये पहला कोश, दूसरे में 2s और 2p होता है, ये दूसरा कोश। हमें इसको कोशों में तोड़ लेना है भाई, पहला ये एक कोश, फिर ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा कोश, ऐसे, ताकि हमें पता चल जाए ना कि यार इस कोश में टोटल इतने कक्षक है, और फिर वो उसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये एक कोश, ये दूसरे कोश में 2s और 2p कक्षक। अब तीसरे कोश में क्या होता है, 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है कि नहीं होता। फिर उसके बाद आता है बेटा 4s। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 20 नंबर पर आता है 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, कितने हो गए 18। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये यहां पे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 0 है। तो हमने यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, कुछ नहीं करा, जस्ट मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है और कुछ नहीं भाई। ये बस उसको कोशों में बदल दिया कि यार ये चौथा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये दूसरा कोश है और ये पहला कोश है, दैट्स इट, लिख दिया। अब मुझे बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, 4s में है, तो ये हो गया इसका nवां कोश, nवां कोश, और ये उसके जस्ट अंदर वाला n-1वां कोश, n-1वां कोश, क्योंकि सूत्र में हम मान रखते हैं ना nवें कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1वें कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये उसके बाद वाले आंतरिक कोश। समझ में आया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उनको अलग अलग भाई, nवां कोश, n-1वां कोश, फिर आंतरिक कोश, ऐसे अपन उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो अब हमें पता चल गया nवें कोश में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक पर हमें सिग्मा की गणना करनी है। तो स्लेटर के नियम से सिग्मा, nवां कोश, अंतिम इलेक्ट्रॉन उसमें, तो 0.35 गुणा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, देखो 2 माइनस 1, देखो nवें कोश में इलेक्ट्रॉन -1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 2, -1 कर दिया, प्लस 0.85 इंटू n-1वें कोश में, 0.85 को n-1वें कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 6, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 गुणा आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, टोटल 10। अंदर वाले जितने भी है ना सबको एक साथ ले लेंगे, फिर 10, यहां से आ जाएगा आपका सिग्मा। तो जरा देखो सिग्मा का मान कितना आ जाएगा, 0.35, ओके, 8 पंजे 40, हाथ से लग जाएंगे, 4 64 4 68, तो 6.80 ये आ गया, और प्लस का ये 10 हो गया बच्चा। तो अगर आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 680 और 35 कितना होता है, 715, पक्का।
हाँ 715, तो 7.15 प्लस 10, तो ये आ जाएगा बेटा निकल करके आपके सिग्मा 17.15। ये सिग्मा आ गया। अब सिग्मा आ गया तो जेड इफेक्ट का सूत्र पता है हमें, इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता है, बस इतना सा होता है 17.15, ये आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं जेड इफेक्ट बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक किसका, जिसकी बात कर रहे हैं कैल्शियम का, कितना है 20, तो जेड 20, सिग्मा 17.15, तो घटाओ कितना आ जाएगा 2.85, ऐसे याद कर लेंगे। बोलो बोलो। अरे पढ़ ले विशाल भैया, पढ़ ले, ज्ञान न दे पढ़ ले। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर आपको सिग्मा की गणना करना है, ये बोर्ड्स में भी पढ़ाते हैं, समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हो गया। तो सिग्मा की गणना करना बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, सिग्मा का मान आ जाएगा 17.15। अबे जोड़ना इनको जोड़ना नहीं आ रहा है तेरे को कि 17 ये कहां से आ गया, 0.35, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक को गुणा करेगा वही आएगा, फिर 8 से इसको गुणा कर 6.80 आ जाएगा, 10 से इसको गुणा कर 10 आ गया, इन सबको जोड़ा 17.15 आ गया, ये आ गया सिग्मा। अब सिग्मा का मान यहां रख दे, खट सोल गया, जेड इफेक्ट का मान आ गया। तो आप आराम से जेड इफेक्ट की गणना कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये पहला उदाहरण मैंने किया, इसको बोल देते हैं उदाहरण नंबर ए, ठीक है। अब एक उदाहरण और करो, बी, Na प्लस के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट होगा। अब ये आप खुद करें, Na प्लस के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट का मान कितना होगा ये हमें देखना है। तो सोडियम के लिए नहीं, Na प्लस के लिए, तो सोडियम परमाणु क्रमांक तो उतना ही रहेगा ना बेटा 11, बस Na प्लस का मतलब है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसने निकाल दिया, Na प्लस। अब Na प्लस मुझे बनाना है तो 1s, फिर 2s, 2p, और यहां पे आता है बेटा 3s, तीसरा कोश, s में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सोडियम, अगर मैं बात करूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता, लेकिन हमें Na का नहीं, Na प्लस का विन्यास लिखना है, तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही गायब हो गया, तो ये Na प्लस का विन्यास ये हो गया। अब मेरे पास ये कोश तो खाली हो गया ना, तो अब Na प्लस का इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो लास्ट वाला इसमें है, ये हो गया ना मेरा दूसरा कोश, एनवा कोश, ये हो गया एनवा कोश, और ये जस्ट हो गया n-1वां कोश। समझ में आ गया? वो तो खाली हो चुका है, उससे तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो ये nवा कोश हो गया और ये n-1वां कोश हो गया। अब बस मुझे क्या करना है, सूत्र में मान रख करके सिग्मा का मान ज्ञात कर लेना है। तो सिग्मा nवे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण 0.35, 8 माइनस 1 पक्का, प्लस 0.85 आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इनसे गुणा कर देना है, सिग्मा का मान निकाल लेना है। तो सिग्मा बराबर कितना आ गया 0.35 इंटू 7 प्लस इसको 85 का दुगना 170, तो ये 1.70 आ गया। ठीक है, ओके, हाँ जी, इसको सोल्व करो, 7 पंजे 35,
हाथ से लग जाएंगे 3, 21 और 3 24, तो 2.45 और ये 1.70। ठीक है, अगर अब इनको काउंट करें तो कितना आ जाएगा सिग्मा? 5 1 4, 4.15 सिग्मा आ गया। तो सिग्मा आ गया बेटा, तो जेड इफेक्ट निकाला जा सकता है। तो जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा, परमाणु क्रमांक थोड़ी ना बदलता है भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, चाहे वो धनावेश होता या ऋणावेश होता। अब जेड का मान 11 माइनस 4.15 लेस कर दो, सही है ना? हाँ सही किया, अब 35 हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें से 4.15 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करके देखो कितना आ जाएगा। ये 6.85 कितना आ जाएगा? 6.85 6.85 चेक करना और बताओ। वेरी गुड, 6.85। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इस तरीके से आप जेड इफेक्ट की वैल्यू सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है। Na+ के लिए जेड इफेक्ट का मान याद करना कोई भी कर देगा, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और काम खत्म हो जाना था। ये था फॉर्मूला जब इलेक्ट्रॉन S या P कक्षक में हो। ठीक है, ओके, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। डन डन। अब अगला दूसरा केस, अगर ये D या F में हो तो भी बहुत सिंपल है, D या F में हो तो भी बहुत सिंपल है। केस नंबर 2, केस 2, जब इलेक्ट्रॉन D या F उपकोष, उपकोष बोलो या कक्षक बोलो, एक ही मतलब निकल के आता है दोनों का, उपकोष में हो। जब इलेक्ट्रॉन D या F उपकोष में हो या कक्षक में हो तो सिंपल सा है, सिग्मा कैलकुलेट करना। 0.35 जिस F या D उपकोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 माइनस कर दो बस। ठीक है, 0.35 इंटू D या F उपकोष में इलेक्ट्रॉन -1। जिस भी D या F उपकोष की बात कर रहा हूं सिर्फ उपकोष की बात करिए, nवा कोष n-1वां कोष इसे बोला ही नहीं मैंने, प्लस 1 गुणा आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जिसमें आपका काम हो जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला, जिस D या F के इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है उस D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है या F में कितने इलेक्ट्रॉन है -1 कर दो, बाकी सब आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन कर दो। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण। ठीक है, एक उदाहरण बनाते हैं कि Fe के D उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्ट होगा। ये वाला करके बताओ, Fe के D उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्ट होगा, कितना होगा? D उपकोष, तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। जैसे कि सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, मैंने तो कुछ नहीं लिखा, मैंने Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, 26 नंबर पे आता है बेटा।
तो मुझे 26 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। अब कोश का क्रम क्या है, सबसे पहले 1s आता है, फिर कक्षकों का क्रम 1s 2s 2p, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है, मैंने भर दिए। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसे आता है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6, फिर s में 2p में 6। अब जरा देखो ध्यान से, हाँ जी 6p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2 इसमें। काउंट करो, 2 2 4 2 6, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 6 18 20, 20 6 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या बोला मैंने, इसको एक सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। तो जरा हमने इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। ये हमारे पास डी उपकोष था। तो 1s ये पहला कोश, 2s 2p मिला करके दूसरा कोश बनाएंगे। अब जरा देखो ध्यान से, 3s और 3p का अलग जोड़ा बनेगा, ठीक है, और ये 3d का इसका अलग जोड़ा बनेगा, और ये 4s तो बाहर वाला हो गया, 4s वाला तो बाहर वाला हो गया ना, बाहर वाले से तो हमें मतलब ही नहीं है, प्रतिकर्षण अंदर वाले लगाते हैं नाभिक की ओर जाने से। तो ये है आपके पास डी उपकोष जिसकी हम बात कर रहे थे, और बाकी ये सब हो गए आपके आंतरिक कोश। मुझे बाहर वाले से मतलब ही नहीं है, मुझे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार आपने समझ लिया क्लियर हो गया। कोई भी दिया जाए डी के अंदर या एफ के अंदर आपको किसी तत्व के जेड इफेक्ट का मान ज्ञात करना है, तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर उसको इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया। भैया डी देखो यहाँ पे सूत्र में क्या लिखा हुआ है, डी या एफ उपकोष, उस डी या एफ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डी या एफ में 6। उन सब -1 करके उसको 0.35 से गुणा कर देंगे, +1 गुणा, अब ये आंतरिक कोश आ गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, बस खत्म हो गया। तो स्लेटर के नियम से सिग्मा 0.35 इंटू डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। वो अगर जिसपे मैं सिग्मा का मान ज्ञात करना चाहता हूं उसको छोड़ करके 5 प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, तो 6 - 1 6 - 1 प्लस 1 गुणा ऑल इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18। पांच पंजे 25, यहां से लग जाएंगे 2 15 और 2 17, कितना आ गया ये 19.75 आ गया। तो जेड इफेक्ट, जेड माइनस सिग्मा, जेड आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है, 26 माइनस 19.75, ठीक है, कितना ले जाएगा ये 5 2, ठीक है, ओके, और ये रह जाएगा 6.25 ये आ गया आंसर। तो बेटा जेड इफेक्ट की गणना करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मूले ध्यान रख लो, ओके, ठीक है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा और इस पर क्वेश्चन भी लगा लिया, 2 क्वेश्चन अपन ने सीख लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपको बता दिए। अब जरा देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आगे आता है यार, अगर होगा तो इसमें ये जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखने के लिए ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जरा देखो ध्यान से। प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए सूत्र क्या होगा, यदि सिग्मा परिरक्षण नियतांक है
तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट के लिए सूत्र क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर आए उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आए उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। तो यहां तक ये वाला क्वेश्चन तो अपना बन गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इतनी बात हो चुकी। तो जेड इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब जेड इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, जेड इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, जेड इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप कारक समझ जाओगे बेटा तो फिर आप परमाणु आकार, ऊर्जा, ये भी आराम से रिलेट कर पाओगे उससे। तो अब जेड इफेक्ट को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहली बात, परमाणु का आकार, आकार, एटॉमिक साइज। पहला फैक्टर है आकार। अगर मान लो कोई परमाणु बड़े आकार का है तो उसके नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरियां ज्यादा होगी, दूरियां ज्यादा होगी तो आकर्षण कम होगा, जेड इफेक्ट कम लगेगा। मतलब आकार बढ़ने पर जेड इफेक्ट कम होता है। तो संबंध कैसा हुआ? व्युत्क्रमानुपाती का। अगर मैं बोलूं कि यार, अर्थात जेड इफेक्ट आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पहला फंडा। दूसरा, आवेश की मात्रा। अब आवेश भी कौन सा, ध्यान से देखना यार। नाभिक था, एक परमाणु था। अब नाभिक पर सपोज को, जैसे कि धनावेश, अगर धनावेश बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, मतलब नाभिक पर धनावेश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो नाभिक पर धनावेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर खींचेगा। हाँ या ना यार? देखो, अगर किसी परमाणु पे धनावेश बढ़ रहा है, मतलब वो नाभिक पे बढ़ रहा है, मतलब धनावेश बढ़ेगा तो अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी, खींचने की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी तो उसका आकर्षण बल ज्यादा बढ़ेगा। आकर्षण बल ही तो क्या है? प्रभावी नाभिक की आवेश है। अर्थात धनावेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन मान लो ऋणावेश बढ़ रहा है, मतलब बाहर ऋणावेश कब बढ़ता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। भाई इलेक्ट्रॉन पहले ही थे और इलेक्ट्रॉन आ गए तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में लड़ाइयां होगी कि नहीं होगी? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षण लगेगा और वो दूर दूर भागेगा। तो जेड इफेक्ट ऋणावेश बढ़ने पर घटता जाएगा, धनावेश बढ़ने पर बढ़ता जाएगा। तो यहां पर जेड इफेक्ट हम ये समझ सकते हैं कि धनावेश की मात्रा के समानुपाती होगा। जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा जेड इफेक्ट बढ़ेगा, परंतु ऋणावेश की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? धनावेश की मात्रा के तो समानुपाती, परंतु यहां पर ऋणावेश की मात्रा के ये व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। सर समझ नहीं आया, उदाहरण बताओ आप। तो देखो ध्यान से, इतना नोट डाउन कर लिया बेटा, इतना नोट डाउन कर लिया। बहुत ही खास खास गहरी गहरी बातें हैं ये। हाँ जी, जैसे कि देखो उदाहरण, जेड इफेक्ट का क्रम बताएं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन,
अब जरा देखो ध्यान से, जेड इफेक्ट का क्रम मेरे को बताना है। तो भाई जेड इफेक्ट का क्रम बताना है तो क्या देखना है मुझे कि यार धनावेश हो तो ज्यादा से ज्यादा हो, ऋणावेश हो तो कम से कम हो, और आकार छोटे से छोटा हो। तो अगर हम बात करें बेटा ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लिथियम से जब हम फ्लोरीन की ओर जाते हैं ना, आकार छोटा होता जाता है। आकार घटता जाता है। कैसे घटेगा, अभी हम अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे। जस्ट अभी आप समझो कि जब हम लिथियम से जब बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। तो साइज छोटा होएगा तो यहां पर आकार घटता जाएगा, आकार घटेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो इधर से इधर आने पर जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है। धनावेश बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, तो धनावेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। सेम वही कारण यहां पे। ऋणावेश बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटेगा। तो यहां पे -1, यहां -2। अब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींचेगा भैया, अब हम नहीं खींचेंगे, हम बहुत ज्यादा आवेशित हैं, ये खींचेगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है कि F-? फ्लोरीन, क्योंकि F- ने बोल बस अब हमारा स्टक पूरा हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है, तू खींचे जा, मैं तो खींच के परेशान हो गया। ठीक है, हाँ है ना, समझे? तो जेड इफेक्ट का क्रम आप आराम से क्लियर कर सकते हो। जेड इफेक्ट क्या है, इस बात को समझ सकते हो, अच्छे से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको क्लियर कर सकते हो। तो हमने ये देखा जेड इफेक्ट को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लिए। अब इसका आवर्ती विचलन ये भी देखो। जेड इफेक्ट का आवर्ती विचलन, आवर्ती विचलन, जेड इफेक्ट का आवर्ती विचलन। अब जेड इफेक्ट के आवर्ती विचलन से क्या मतलब कि यार ये आवर्त सारणी में कैसे बढ़ता है घटता है। तो जरा देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। पहला, आवर्त में अगर मैं आवर्त में बाएं से दाएं जाता हूं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, बाएं से दाएं चलते हैं तो जेड इफेक्ट में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, बाएं से किसी एक आवर्त में, किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट, वर्ग में अब कोई वर्ग है, उसमें ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्ट लगभग समान रहता है। क्यों? क्योंकि जेड माइनस सिग्मा का मान हर एक के लिए लगभग सेम ही आता है, तो उसमें कोई खास परिवर्तन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही? कांस्टेंट रहता है। समान कैसे? समान इसलिए बेटा क्योंकि जेड माइनस सिग्मा का मान
उनके लिए लगभग लगभग सेम आता है। जो लिथियम के लिए आ रहा है वही सोडियम के लिए आ रहा है। जेड माइनस सिग्मा का अंतर समान रहता है इस वजह से। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर वो एक क्वेश्चन 52 नंबर पे लगा, ये वाला कर लिया। अब यहां पर ये जरा देखो ध्यान से, ये वाला स्लेटर के नियम के आधार पर एक वर्ग में प्रभावी नाभिकीय आवेश साधारणतया वर्ग में नीचे की ओर बढ़ता है क्या, वर्ग में नीचे की ओर घटता है क्या, नियत रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है क्या? अरे बेटा जैसे जैसे साइज चेंज, जेड भी तो बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, लेकिन जो ये सिग्मा है ना, सिग्मा ये भी बढ़ता है, तो इसलिए दोनों का अंतर लगभग लगभग सेम ही आता है। ऐसा थोड़ी ना कि हर एक के लिए सिग्मा फिक्स, मतलब एक वर्ग में सभी के लिए सिग्मा फिक्स है, ये भी तो बढ़ रहा है, लिथियम के लिए अलग, सोडियम के लिए अलग, तो इसका अंतर लगभग लगभग सेम ही आता है। 6 में से 4 घटाओ तब भी 3 ही आएगा, तब भी 2 ही आएगा। अब अगर मान लो ये संख्या में बढ़ा दूं तो ये भी तो बढ़ता है ना, तो देखो तब भी तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसलिए लगभग लगभग सेम ही आता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर ये नियत रहता है, ध्यान रखना, नियत रहता है, नियत रहता है। तो अरे बोल रहा हूं ना भैया, तब भी सेम ही रहता है वो, क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है ना जेड माइनस सिग्मा, वो कांस्टेंट आ जाता है वहां पे। अब ये वाला क्लियर हो गया। तो जेड इफेक्ट क्या होता है वो समझ लिया, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है वो समझ लिया, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण नियतांक की गणना कैसे करते हैं वो समझ लिया। अब हमें समझना है अगले कुछ टॉपिक्स को, जो कि है आवर्ती गुणधर्म। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें पहला टॉपिक है बेटा परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु आकार, क्रमांक क्यों, परमाणु आकार बोलो या परमाणु त्रिज्या बोलो, परमाणु आकार बोलो या परमाणु त्रिज्या बोलो, बात एक ही है। एटॉमिक साइज बोलो, एटॉमिक साइज बोलो, एएस बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो, एटॉमिक रेडियस या रेडियाई बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं एआर। तो जरा देखो ध्यान से, परमाणु आकार या परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है। देखो परमाणु आकार या परमाणुवीय त्रिज्या, पहली बात तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या सटीकता पूर्वक ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है। क्या मैं बोल रहा हूं, किसी भी रेडियस एक ही होता है, तो परमाणु की त्रिज्या, जिस परमाणु की त्रिज्या जितनी, जैसे कि मान लो कोई परमाणु की त्रिज्या इतनी है, कोई परमाणु की त्रिज्या इतनी बड़ी है, तो उससे उसका आकार डिफाइन हो रहा है ना कि भाई ये छोटे आकार का, ये बड़े आकार का है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या बोलो या परमाणु आकार बोलो, बात एक ही होता है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यार तुम्हारे कमेंट्स बंद ही करने पड़ेंगे, तुम इसी लायक हो। हाँ जी, अब कोई भी परमाणु की त्रिज्या की गणना करना सटीकता पूर्वक यह संभव नहीं है। क्यों, किसी भी परमाणु की जो सीमा है, वो बाउंड्री, वो फिक्स नहीं है। सिर्फ अनंत पर ही जाकर के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होगी, उससे पहले कहीं पर भी पाया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु दिखने में इतना छोटा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी बाउंड्री इतनी सी है, उसकी बाउंड्री कितनी भी हो सकती है, कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ दूसरी डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात, परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणु आकार, किसी भी परमाणु की त्रिज्या का सटीकता पूर्वक मापन संभव नहीं है। किसी भी परमाणु
की त्रिज्या का सटीकता पूर्वक मापन संभव नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि किसी भी परमाणु की जो बाउंड्री है वो निर्धारित नहीं है। किसी भी एटम की सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरी बात, किसी परमाणु को विलगित नहीं किया जा सकता, ये भी पॉसिबल नहीं। किसी परमाणु को विलगित मतलब अलग नहीं किया जा सकता, विलगित नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम कौन सी परमाणु त्रिज्या पढ़ते हैं? तो हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम बोलते हैं कि किसी अणु में उपस्थित दो निकटतम परमाणु, समझ में आया? मान लो जल का अणु है, जल में क्या पाए जाते हैं? H2O के अणु पाए जाते हैं। तो वहां पे क्या बोलेंगे कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी, बंध लंबाई, उसका आधा, वही होती है परमाणु त्रिज्या। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, किसी भी एटम की हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस डिफाइन नहीं कर पा सकते, क्योंकि उसके पीछे दो रीजन है। पहली बात, किसी भी एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं है कि कहां जाकर के वो समाप्त हो रहा है। दूसरी बात, किसी भी एटम को सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। ठीक, तो इन दो कारणों की वजह से हम यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस नहीं बताते। फिर उसके लिए हम एवरेज, औसत परमाणु त्रिज्या, या फिर अभी मैं जो बताऊंगा वो त्रिज्या इस्तेमाल करेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी अणु में उपस्थित, अदरवाइज तो हम क्या बोल देंगे कि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है, कि ये नाभिक है और यहां से यहां तक की दूरी अगर r हो तो ये नाभिक और ये बाह्यतम कोश। लेकिन बाह्यतम कोश कब आएगा ये कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, वो तो हम जनरली ले लेते हैं क्योंकि फिक्स ही नहीं है बाउंड्री। कैसे बोल रहे हो ये बाह्यतम कोश? ठीक, तो किसी अणु में उपस्थित दो निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी का आधा मान परमाणु त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या कहलाता है। फिर अपन इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं अपने पेपर में परिभाषा नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो इसके टाइप कितने प्रकार की होती है। पहली, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस, शॉर्ट में CR। ठीक है, दूसरी आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस, IR। ठीक है, थर्ड धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस। ठीक है, MR। और एक बेटा एक और होती है लास्ट, फोर्थ वाली, जिसको बोलते हैं वंडरवाल त्रिज्या, जो कि सबसे बड़ी होती है।
वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल त्रिज्या, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस VWR, ठीक है, वंडरवॉल त्रिज्या। ये टोटल 4 तरह की आपके पास रेडियस होती, पहली सहसंयोजक, दूसरी आयनिक, तीसरी धात्विक, चौथी वंडरवॉल त्रिज्या। तो ये 4 त्रिज्याएं होती है, इनकी परिभाषाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें से सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आयनिक त्रिज्या तो आयनिक यौगिकों में देखी जाती है, लेकिन बाकी जैसे कि सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या, इनमें आपस में क्या संबंध होता है ये भी हम देखेंगे। बहुत सिंपल सी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा एक एक को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा एक एक को पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले यहां पर आप हेडिंग डाल लें, क्योंकि त्रिज्या वाला काम तो आज खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद परमाणु आकार किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, फिर उसका आवर्ती विचलन क्या होता है वो अपन बाद में देख लेंगे। हाँ, सबसे पहले है आपके पास सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। तो पहले नंबर पे अपन सहसंयोजक त्रिज्या करें, उससे बढ़िया आयनिक त्रिज्या कर लें, क्योंकि बात की तीनों फटाफट हो जाएगी एक जैसे ये। अब सबसे पहले लिख लेते हैं अपन आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है बेटा? किसी भी आयन के नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी। बोलने में सिंपल सा यही है कि यार अगर मान लो कोई ये नाभिक है, इसका ये बाह्य कोश है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये आयनिक रेडियस। कब? जब ये एक आयन हो। तो आयन तो 2 तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो 2 तरह की त्रिज्या है, ठीक है। तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या 2 तरह की होती है। आयनिक त्रिज्या जनरली 2 तरह की होती है बेटा। धनायन के लिए धनायन की त्रिज्या बोलेंगे इसको, और ऋणायन के लिए ऋणायन की त्रिज्या। ओके, अब अगर हम बात करें धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या को डिफाइन करना, तो जरा देखो ध्यान से, कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। धनायन कब बनता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और ऋणायन कब बनता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण लेता हूं, जैसे कि सोडियम। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके Na+ बना लेता है, ठीक है। यहां पे प्रोटॉन कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। परमाणु क्रमांक 11 है ना, इसलिए प्रोटॉन 11। उदासीन तो इलेक्ट्रॉन भी 11। यहां पर देखो ध्यान से, प्रोटॉन कितने हैं? परमाणु क्रमांक तो 11 ही रहा, सब प्रोटॉन 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या एक कम हो गया, क्योंकि त्याग दिया ना, इसलिए 10। तो ये तो धनायन का सीन रहा। ओके, अब दूसरी तरफ आते हैं बेटा, दूसरी तरफ आते हैं, ऋणायन को समझते हैं, फिर थोड़ी सी उसमें चीजें बताऊंगा मैं आपको। क्लोरीन ले लो। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? जितना परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन कितना है? उदासीन है तो उतने ही है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया 18। तो जरा देखो ध्यान से, दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है। तो ये धनायन बना और वो ऋणायन बना। तो जरा देखो रसगुल्लों, आप ये समझो कि यार एक तरफ एक छोरिए है ना, दोनों के बीच में एक रस्सी है, इस तरफ प्रोटॉन है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, ठीक है। और यहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं।
तो यार यहाँ तो दोनों चीजें बैलेंस हो रखी, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इधर का पलड़ा भारी हो जाएगा क्या, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेंगे। मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो नाभिक पर धनावेश ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आसानी से खींच लेगा। तो कहने का बात यह है कि यहां पर आकार Na का Na प्लस का छोटा होगा Na की तुलना में। तो हम ये बोल सकते हैं कि धनायन अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। समझ में आया। और अगर मैं यहां पे बोलूं तो यार पहले 17 प्रोटॉन थे 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ जाने की वजह से उन्हें प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाए दूर दूर रहने लगेंगे। हाँ है ना, वो दूर दूर भागने लगेंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं रह रहा तुम्हारे साथ, मैं अलग से जा रहा हूं, तो वहां पर साइज बढ़ जाएगा। तो यहां पर आकार क्लोरीन की तुलना में उसके ऋणायन का ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर ऐसे इन दोनों को ऐसे अलग अलग ही चलने देना, अलग अलग ही चलने देना। ठीक है, ओके ठीक है, अलग अलग इनको चलने दो। हाँ जी, तो अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यार धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, ऋणायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो। हाँ जी, तो इधर क्या लिखेंगे बेटा, धनायन सदैव अपने उदासीन एटम से छोटा होता है। और उधर क्या लिखोगे, ऋणायन सदैव अपने उदासीन एटम से बड़ा होता है, हो गया। अब ये हो गया तो जैसे कि देखो ध्यान, अब इधर देखो अगला पॉइंट, जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जाएगा आकार और कम होता जाएगा, क्योंकि धनायन और ज्यादा, धनावेश बढ़ता गया इलेक्ट्रॉन घटते गए प्रोटॉन भारी होता गया। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा आकार घटेगा, और वहां पर जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा तो भाई आकार तो बढ़ेगा। ये फंडे ध्यान रखो। जैसे कि उदाहरण, ठीक है, एटॉमिक साइज का अगर हम क्रम देखें बेटा, तो यार अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं बोलूं यहां पर Fe+2 और Fe+3, तो धनावेश बढ़ रहा है तो आकार घट रहा है। इसी तरीके से कुछ और बातें देख लो, Mn+2, Mn+3, Mn+4, तो वापस से धनावेश बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है। ठीक है, H+ छोटा होगा। कोई भी धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। इधर देखो, एटॉमिक साइज O-1, O-2, ऋणावेश बढ़ रहा है आकार बढ़ रहा है। समझ में आया। ठीक है, कोई भी आप ऋणायन बना दो वो अपने उदासीन परमाणु सदैव बड़ा होगा। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा। तो यहां पे हमने ये बातें डिफाइन कर दी कि जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा आकार घटेगा,
परंतु ऋणावेश बढ़ने पर आकार बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से हमने ये वाली बात सीखी। अब आगे नोट डाउन कर लिया सबने ये। अब जैसे कि देखो ध्यान से, एक होता है ना सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, हमने पढ़े थे, याद करो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज परमाणु संरचना वाले चैप्टर में। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, सम इलेक्ट्रॉनिकों में, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, ऐसे लिख लेते हैं। जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो उन्हीं के लिए है ना, ध्यान रखना, जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में क्या होता है बेटा? आकार ऋणावेश बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा और धनावेश बढ़ेगा तो घटता जाएगा। जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा तो साइज घटता जाएगा। उदाहरण, जरा देखो ध्यान से, ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक हम ऑलरेडी जानते हैं। सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 6 नंबर पे आता है, 4 ले लिए 10। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 3 और ले लिए 10। फ्लोरीन 8, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 2 और ले लिए 10। फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, 1 ले लिया 10। सोडियम आता है 11 पे, 1 त्याग दिया 10। मैग्नीशियम आता है 12 पे, 2 त्याग दिया 10। एल्यूमिनियम आता है 13 पे, 3 त्याग दिए 10। सब में 10-10-10-10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इनका एटॉमिक साइज अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा? जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा आकार बढ़ेगा, धनावेश बढ़ने पर आकार घटता चला जाएगा। ये घटते क्रम में आ गया, समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम यहां पर और देख लें, अब यहां जरा देखिए ध्यान से, तो जरा देखिए ध्यान से, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम क्या, ये है S-2, ये है Cl-, ये है K+, और ये कैल्शियम +2। 16 नंबर पे आता है, 2 ले लिए 18 हो गए। 17 नंबर पे आता है, 1 ले लिया 18 हो गए। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, 1 त्याग दिया 18 रह गए। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, 2 त्याग दिए 18 रह गए। तो सब सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिकों में जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा आकार बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखना, सम इलेक्ट्रॉनिकों में ये होता है। तो इस तरीके से हमने इसको भी क्लियर कर लिया, इस तरीके से हमने इसमें भी सारी बातें समझ ली। तो आकार आवेश पर किस तरीके से डिपेंड है वो हमने समझ लिया। ठीक है रसगुल्लो, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा डन हुआ, ये वाला पॉइंट भी हमारा डन हुआ। इसी तरीके से एक और उदाहरण अपन लिख सकते हैं यहां पर, Fe+2 Fe+3 और Mn+2। Fe 26 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 23 इलेक्ट्रॉन रह गए। Mn 25 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 23 इलेक्ट्रॉन रह गए। सम इलेक्ट्रॉनिक है। इस पर आवेश ज्यादा, उस पर आवेश कम, उसका आकार बढ़ा। ठीक है, ऐसे अपन डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिकों के बारे में हमने यह बात देख ली। अब ससंयोजक यौगिक, ससंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, या फिर मैं बात करूं
कौन सी त्रिज्या? वॉन डर वाल त्रिज्या। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है बच्चों?